नमस्कार, टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपने एक बयान को लेकर फिर से सुर्खियों में आ गई हैं और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सीएम फेस का सवाल उनके बयान के बाद फिर से जोर पकड़ने लगा है। मध्य प्रदेश बीजेपी में इस सवाल पर चर्चा तेज हो गई है कि आखिर चुनाव में सीएम फेस कौन होगा। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी बिना चेहरे के ही चुनावी मैदान में उतरेगी या फिर केंद्रीय नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि सीएम चेहरे के सवाल को मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के इस बयान ने तेज हवा दे दी है। उमा भारती ने चेहरे के सवाल पर क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। सिंधिया जी क्या चेहरा हो सकते हैं? अरे आपका चेहरा बहुत उसका तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन चुनाव की बात तुमको बीडी शर्मा से पूछनी। मुझे सिंधिया का भी अच्छा लगता है, तुम्हारा भी अच्छा लगता है। तुमको तो तुम्हें ही नेता बनवा दूं। उमा भारती के इस बयान के बाद लोग पूछने लगे हैं कि क्या वाकई इस बार बीजेपी सीएम शिवराज सिंह को आगे नहीं करने वाली है क्या? उमा भारती का यह बयान महत्वपूर्ण क्यों है और इसके मायने क्या है, ये समझने के लिए इतिहास के पन्ने पलटते हुए उमा भारती के राजनीतिक जीवन पर नजर डालने की जरूरत है। उमा भारती के इस बयान के पीछे की वजह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती की सियासी दुश्मनी को माना जा रहा है। उमा भारती का मानना है कि पिछले 15 से ज्यादा सालों के समय से मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता का जो सुख भोग रही है वो उन्हीं की वजह से है। 2003 के विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटाधार का खिताब भी उमा भारती ने ही दिया था। उस वक्त लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने के लिए आश्वस्त नजर आ रहे दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी ने उमा भारती के ही नेतृत्व में प्रचार अभियान चलाया था और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था। नतीजे आने के बाद उमा मुख्यमंत्री बनी, लेकिन वो 1 साल से भी कम समय तक इस पद पर रह सकी। दरअसल उस वक्त कर्नाटक के हुबली में जबरदस्ती झंडा फहराने के मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उमा भारती ने इस्तीफा यह सोचकर दे दिया था कि मामला खत्म होते ही उन्हें फिर से कुर्सी वापस मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने अपने करीबी नेता बाबूलाल गौर को अपनी जगह मुख्यमंत्री उस वक्त बनवाया था। इस बीच परिस्थितियां ऐसी बदली थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बन गए। हालांकि उमा भारती की मुश्किलें बाबूलाल गौर को सत्ता सौंपने से पहले ही शुरू हो गई थी, जब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया था, क्योंकि ठीक उसी समय शिवराज सिंह चौहान को पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री भी बनाया गया था। उसी समय यह संकेत मिलने लगे थे कि पार्टी नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान को भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है। एक और उमा भारती की छवि जहां आक्रामक और जल्दबाजी में फैसले लेने वाली नेता की थी, वहीं शिवराज सिंह चौहान की छवि एक शिष्ट, सौम्य और सर्वसुलभ युवा राजनीतिज्ञ की थी। उमा भारती भी पार्टी की मंशा समझ चुकी थी। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रखने के लिए ही उन्होंने बाबूलाल गौर का नाम आगे बढ़ाया था, लेकिन यह उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। शिवराज सिंह चौहान ने भी मुख्यमंत्री बनते ही यह तय कर लिया कि उमा भारती को प्रदेश की राजनीति में वापस पैर नहीं जमाने देना है। इस बीच 2004 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के हाथों से सत्ता चली गई और बीजेपी नेताओं के बीच मतभेद भी सामने आने लगे। इसी दौरान दिल्ली में एक मीटिंग में उमा भारती लाल कृष्ण आडवाणी से ही भिड़ गईं और उन्हें कार्रवाई करने तक की चुनौती दे डाली। इसके कुछ दिनों बाद ही उन्हें पार्टी से निलंबित भी कर दिया गया। इसी बीच मीडिया में उमा भारती की एक चिट्ठी वायरल हुई, जिसमें उन्होंने आरएसएस के तत्कालीन सरसंघचालक केसी सुदर्शन को भी चुनौती दे डाली। हालांकि उमा भारती को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने पार्टी नेताओं से संबंध सामान्य करने की कोशिश शुरू कर दी। वो लालकृष्ण आडवाणी के घर गई, उनसे मिली और माफी मांगी, लेकिन उमा भारती की जल्दबाजी ने उन्हें फिर से मुश्किल में डाल दिया। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लगातार पार्टी पर दबाव बना रही थी। पार्टी की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला तो वो खुले तौर पर विद्रोह पर उतर आई। 21 अप्रैल 2005 को उन्होंने अमरकंटक में अपने समर्थक 22 विधायकों और 4 सांसदों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि इस शक्ति प्रदर्शन का पार्टी पर ज्यादा असर नहीं हुआ। कुछ महीने बाद उन्होंने अपने भोपाल स्थित सरकारी आवास पर विधायकों का एक मिलन समारोह आयोजित किया। इसमें उन्होंने
94 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ विधायक दल की बैठक बुलाने की मांग कर डाली। 18 विधायकों ने फैक्स कर इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया था। इस समय तक बीजेपी नेतृत्व भी नेतृत्व परिवर्तन के लिए तैयार होने लगा था, लेकिन उमा भारती को फिर से कमान देने के मूड में नहीं था। उमा भारती के समर्थकों को तोड़ने के प्रयास शुरू किए गए। उमा भारती को बिहार चुनाव की जिम्मेदारी देकर मध्य प्रदेश से बाहर भेज दिया गया। 1 महीने के बाद जब वो लौटकर आई तो उनके समर्थक करीब आधे विधायक उनसे दूर हो चुके थे। इसके बाद उमा भारती को दिल्ली बुलाकर तत्कालीन महामंत्री प्रमोद महाजन ने बता दिया कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बस यहीं से उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान का सीधा टकराव शुरू हुआ। एक और पार्टी नेतृत्व अपने एक नेता के सामने लाचार नहीं दिखना चाहता था, तो दूसरी ओर उमा भारती मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना हक जता रही थी, दावा जता रही थी। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने के ऐलान के बाद उन्हें विधायक दल का नेता चुने जाने के लिए भोपाल में एक बैठक रखी गई। बैठक में खूब हंगामा हुआ। उमा भारती ने बैठक में कुछ बोलने की कोशिश की तो तत्कालीन संगठन महामंत्री संजय जोशी ने उन्हें धक्का देकर बैठा दिया। उमा भारती और कुछ अन्य नेताओं के विरोध के बावजूद शिवराज सिंह चौहान को नेता चुन लिया गया। आखिरकार उमा भारती ने अप्रैल 2006 में अपनी अलग पार्टी बनाई। इसका नाम रखा गया भारतीय जनशक्ति पार्टी। 2008 के विधानसभा चुनाव में उमा भारती की पार्टी ने 213 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत 6 ही सीटों पर मिल पाई और वो खुद टीकमगढ़ सीट से चुनाव हार गई। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। अब उमा भारती के पास यह कहने का मौका भी नहीं बचा कि शिवराज सिंह चौहान को जनता का विश्वास हासिल नहीं है। इधर जीत के आत्मविश्वास से लबरेज शिवराज सिंह चौहान हर समय इस प्रयास में लगे रहे कि उमा भारती की पार्टी में वापसी न हो पाए। चुनाव के बाद उमा भारती ने अपनी पार्टी के साथ बीजेपी में वापसी की कोशिश शुरू की, लेकिन इसकी चर्चा शुरू होते ही उनके विरोधी लामबंद हो गए। इसमें सबसे आगे शिवराज सिंह चौहान गुट के नेता थे। साल 2010 में जब नितिन गडकरी पार्टी के अध्यक्ष बने, तब उमा भारती एक बार फिर सक्रिय हुई। वो लाल कृष्ण आडवाणी से मिली और दोबारा उनसे माफी मांगी। उन्होंने आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत से भी मुलाकात की। मोहन भागवत ने नितिन गडकरी को निर्देश दिया कि उमा भारती को पार्टी में वापस लिया जाए। नितिन गडकरी ने उमा भारती से यह कहा कि वो पार्टी के नेताओं से अपने संबंध ठीक करें, लेकिन इस कवायद में भी सबसे बड़ी बाधा उमा भारती के लिए शिवराज सिंह चौहान ही थे। वो उमा भारती से मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी सहमति जरूरी थी। आखिरकार 7 जून 2011 को पार्टी मुख्यालय में नितिन गडकरी की मौजूदगी में उमा भारती की पार्टी में वापसी हुई, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में दखल नहीं देंगे। 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो उन्हें चरखारी से उम्मीदवार बनाया गया। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें यूपी की झांसी सीट से टिकट दिया गया। उमा भारती खुद भोपाल से उस वक्त चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस पर अड़ गए। उमा भारती को जब लगा कि झांसी से भी उनकी उम्मीदवारी पर खतरा हो सकता है, तब जल्दबाजी और आनन फानन में जाकर उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। इसके बाद वो केंद्र में मंत्री भी बनी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला। इसके बाद से वो एकदम अलग थलग पड़ी हुई हैं। पार्टी नेतृत्व उन्हें तवज्जो नहीं देता और शिवराज उन्हें मध्य प्रदेश में जमने नहीं देते। लेकिन अब विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, जब लगभग 20 सालों की एंटी इनकम्बेंसी के बीच शिवराज सरकार घिरी हुई है और केंद्रीय नेतृत्व का रुख भी ऐसा नहीं लग रहा कि आगामी चुनावों में शिवराज सिंह चौहान के नाम को आगे किया जाएगा, तो ऐसे समय में उमा भारती के बयान से संकेत बदला लेने के मिल रहे हैं। साथ साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर से जड़े जमाने की कवायद में भी उमा भारती नजर आ रही हैं। खैर, आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस मुद्दे पर कोई बात आप भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। बेहिचक कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी बात या अपना सवाल जरूर रखिए। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।